बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज लेक्चर नंबर 11। इस लेक्चर में हम MUL यानी मल्टीप्लिकेशन की इंस्ट्रक्शन को देखेंगे। द मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंड मस्ट ऑलवेज बी द सेम साइज एंड द प्रोडक्ट इज ट्वाइस देयर साइज। तो मल्टीप्लिकेशन में जो दोनों ऑपरेंड्स हैं, मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंड, दो ऑपरेंड्स होंगे। इन दोनों ऑपरेंड्स का साइज सेम होना चाहिए और जो रिजल्ट आता है वो ट्वाइस आता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से चीज़ें डबल होती हैं या ज़्यादा इंक्रीज करती हैं, तो जो साइज होगा रिजल्ट का या प्रोडक्ट का वो ट्वाइस होगा इनके साइज से। The three formats accept register and memory operands but not immediate operands। ठीक है, इसके ये वेरिएंट्स हो सकते हैं। रजिस्टर मेमोरी हो सकता है, रजिस्टर मेमोरी 8 का हो सकता है, 16 बिट का हो सकता है या 32 बिट का हो सकता है। MUL की इंस्ट्रक्शन में हम इमीडिएट वैल्यूज को यूज नहीं कर सकते। इमीडिएट वैल्यूज मीन्स हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू कोई नहीं लिख सकते, या रजिस्टर होगा या मेमोरी होगा। Because the destination operand is twice the size of the multiplicand and multiplier, overflow cannot occur। क्योंकि साइज ज़्यादा होता है तो इसलिए ओवरफ्लो नहीं होगा। MUL sets the carry and overflow flags if the upper half of the product is not equal to 0। इसमें ये चीज़ नोट करने वाली है कि अगर अपर हाफ जो है प्रोडक्ट का वो 0 नहीं है तो ये दोनों फ्लैग्स जो हैं वो सेट हो जाते हैं, यानी 1 हो जाते हैं। ये इसके ऑपरेंड्स हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है मल्टीप्लिकेंड जो है वो AL में होता है। अगर 8 बिट की बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीप्लिकेंड AL में आएगा और मल्टीप्लायर हम अपनी मर्जी से कोई भी रजिस्टर या मेमोरी 8 बिट का दे सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट रिजल्ट AX में सेव होता है। बाय डिफ़ॉल्ट 16 बिट के लिए मल्टीप्लिकेंड AX यूज़ होता है और रजिस्टर या मेमोरी कोई भी दिया जा सकता है 16 बिट का, जबकि जो प्रोडक्ट होगा उसका रिजल्ट आएगा DX AX में, यानी DX और AX में, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है वो ट्वाइस होगा। मतलब 16 बिट है, अगर ये दोनों 16 के हैं तो जो उनकी मल्टीप्लिकेशन होगी उससे रिजल्ट ट्वाइस साइज का आएगा, यानी 32 बिट का आ सकता है। तो उसका अपर हाफ DX में और जो सेकंड हाफ है वो AX के अंदर सेव होता है, यानी कुछ 16 बिट्स उसके DX में होंगे और 16 बिट्स AX के अंदर होंगे। EX मल्टीप्लिकेंड यूज़ कर सकते हैं, 32 बिट के लिए बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होगा, यानी जो भी EAX में वैल्यू पड़ी होगी वो एज ए मल्टीप्लिकेंड ट्रीट होगी। तो अगर हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो तो फिर हमें ये करना पड़ेगा कि बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑपरेंड को EAX में रखना होगा और दूसरे को हम कोई भी रजिस्टर या मेमोरी ऑपरेंड दे सकते हैं। 32 बिट की जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो ट्वाइस साइज भी हो सकता है, तो इसलिए ये जो रिजल्ट सेव होगा उसका एक हाफ EDX में होगा, सेकेंड हाफ EAX में होगा, यानी 32 मीन्स 64 बिट्स के साइज इसका हो सकता है। When AX is multiplied by a 16-bit operand, for example, the product is stored in combined DX-AX register. The high 16 bits of products are stored in DX and the low 16 bits are stored in AX. The carry flag is set। ये मैं चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ, ये दोनों पॉइंट वहाँ पे टेबल में मैंने बता दिए हैं। फ्लैग्स का देखते हैं। The carry flag is set if DX is not equal to 0। ये जो अपर हाफ की हमने बात की, इसको देखेंगे हम DX EDX को। अगर ये 0 होंगे तो नॉट इक्वल टू 0 होगा तो सेट होगा, अगर 0 होगा तो फिर कैरी फ्लैग 0 देगा, विच लेट अस नो दैट द प्रोडक्ट विल नॉट फिट इनटू द लोअर हाफ ऑफ द इम्प्लाइड डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट। अगर कैरी फ्लैग सेट हो यानी नॉट इक्वल टू 0 तो इसका फिर मतलब होता है कि हमारा जो लोअर हाफ है उसमें डाटा पूरा नहीं आएगा, AX में नहीं पूरा नहीं आएगा, फिर उसको DX को यूज करना पड़ेगा। The following statements multiply AL by BL, storing the product in AX। ठीक है, तो इस एग्जांपल के अंदर दो 8 बिट्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सेव हो जाएगा जाके AH के अंदर, रिजल्ट हमारा AH में जाएगा। अगर हम इस टेबल को देखें, अगर हम दो 8 बिट्स की मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो एक को AL में रखना पड़ेगा, दूसरा हम 8 बिट का कोई भी रजिस्टर या मेमोरी ऑपरेंड दे सकते हैं और जो रिजल्ट आएगा वो AX के अंदर सेव होगा by default। For example, move AL5 5 हेक्सा मूव किया और move BL 10 कर दिया, ठीक है, तो हमने नीचे कर दिया MUL BL। अब अगर इस
स्टेटमेंट पे गौर करें तो इसमें एक ही ऑपरेंड है। हमने टेबल में कहा था कि ए एल बाई डिफॉल्ट होगा, तो ऑटोमेटिकली ए एल को मल्टीप्लाई करेगा बी एल के साथ और जो रिजल्ट आएगा वो ऑटोमेटिकली ए एच के अंदर सेव होगा। ठीक है, इसमें डेस्टिनेशन भी बाय डिफॉल्ट देखा जाता है। तो जब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन से ए एल बी एल की 0.5 मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो रिजल्ट आएगा 0.050। तो कैरी फ्लैग हमारा 0 होगा। कैरी फ्लैग क्यों 0 है? क्योंकि हमारा जो अपर हाफ है वो दोनों जीरोस दे रहा है, इसलिए हमारा कैरी फ्लैग 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे नॉन ज़ीरो होता तो फिर कैरी फ्लैग 1 होता। इससे देख के हमें आइडिया हो जाता है कि हमारे अपर हाफ में डाटा जीरोस आ रहे हैं कि क्या आ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट मल्टीप्लाइज द 16 बिट वैल्यू 2000 हेक्सा बाय 0100 हेक्सा। ठीक है, अब ये दोनों नंबर जो हैं ये हमारे 16 बिट्स के हैं। 16 बिट्स के हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें 16 बिट के लिए एक तो EX यूज़ होगा। ठीक है, टेबल के मुताबिक एक हमारा मल्टीप्लिकेंड जो है वो EX में बाय डिफ़ॉल्ट रखना होगा। तो हम कहते हैं कि हम 2000 को मूव कर देते हैं EX के अंदर। हमने मूव कर दिया वैल्यू 1 को, वैल्यू 1 बना ली, 2000 कर दिया और वैल्यू 1 को हमने मूव कर दिया EX के अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट EX से मल्टीप्लिकेशन होगी। जो नेक्स्ट आएगा वो किसी भी रजिस्टर में या मेमोरी में 16 बिट के रख सकते हैं। तो उसने वैल्यू 2 बना लिया उसको 10100, तो इससे वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी MUL वैल्यू 2, MUL वैल्यू 2। तो रिजल्ट हमारा आएगा 00200000। 16 बिट की मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, वो अगर नहीं आती तो बाइनरी में करके फिर उसको भी कन्वर्ट किया जा सकता है वो दोबारा से हेक्सा के अंदर। तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो आता है 00200000। ये मेरा अपर हाफ है। अब मेरा अपर हाफ नॉन ज़ीरो है, इट मीन्स कि मेरा कैरी फ्लैग सेट होगा। अगर यहाँ पे सारे ज़ीरोज़ होते तो फिर यह कैरी फ्लैग 0 हो जाना था, तो अब कैरी फ्लैग 0 नहीं होगा बल्कि 1 हो जाएगा। Example number 3 है जी, the following statement multiply 1 2 3 4 5 by 1000 hexa producing a 64 product in the combined EDX and EAX registers। तो अब हम दो नंबर्स ले रहे हैं जो कि 32 बिट के हैं। EAX हमारा 32 बिट होगा, बाय डिफ़ॉल्ट EAX यूज़ होगा। दूसरा कोई भी रजिस्टर या मेमोरी 32 बिट्स का ले सकते हैं। ये EDX ले रहा है, इसने EDX में इसको मूव कर दिया। अब अगर हम गौर करें तो इन दोनों की जब मल्टीप्लिकेशन होगी EAX की EBX के साथ, दो 32 बिट्स के नंबर, तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। तो मल्टीप्लाई करके ये चीज़ वेरीफाई भी की जा सकती है। मेरा अपर हाफ EDX में सेव होगा और लोअर हाफ मेरा EX में सेव होगा। अपर हाफ में सारे जीरोज हैं, इट मीन्स कैरी फ्लैग 0। ये जो रिजल्ट आ रहा है 64 बिट्स का आ रहा है, ट्वाइस आता है हमेशा। नेक्स्ट हमारे पास इंस्ट्रक्शन है IMUL। दिस इज यूज्ड फॉर साइन मल्टीप्लिकेशन। MUL सिंपल, साइन अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन थी। ठीक है, IMUL बेसिकली साइन मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है। Unlike the MUL instruction, IMUL preserves the sign of the product। तो साइन बिट है हमारी वो उसको प्रिजर्व रखता है, साइन को डिस्टर्ब नहीं होने देता IMUL। It does this by sign extending the highest bit of the lower half of the product into the upper bits of the product। तो ये इसके अंदर ये यहाँ पे 0 एक्सटेंशन कर रहा था। जो भी रिजल्ट आता था अपर हाफ को अगर कुछ नहीं था तो 0 से फिल कर देता था। अगर हम इसको साइन एक्सटेंशन कर लेंगे तो वो हमारा साइन प्रोडक्ट का, साइन नंबर्स की प्रोडक्ट आ जाएगा। तो IUMUL इसको साइन एक्सटेंड करता है, बल्कि 0 से एक्सटेंड नहीं करता।
The x86 instruction set supports three formats for the IMUL instruction: one operand, two operand and three operand. तो तीन तरह के फॉर्मेट्स IMUL के हैं: वन ऑपरेंड, टू ऑपरेंड एंड थ्री ऑपरेंड। तो पहले वन ऑपरेंड को देखते हैं। The one operand format stores the product in AX, DX और EDX EX। तो ये वही है जिस तरह से हमने लास्ट उसमें एनुअल में देखा था। जो रिजल्ट आएगा, अगर दो 8 बिट्स की मल्टीप्लिकेशन होगी तो रिजल्ट AX में सेव होगा। AL मल्टीप्लाइड बाय 8 बिट एनी रजिस्टर और मेमोरी कंपोनेंट। अगर 16 बिट्स के दोनों होंगे तो रिजल्ट सेव होगा DX AX में, अपर हाफ DX में, लोअर हाफ AX में। अगर दो 32 बिट्स के ऑपरेंड होंगे तो रिजल्ट EDX EX में सेव होगा। As in the case of MUL, the storage size of the product makes overflow impossible। ठीक है, तो ओवरफ्लो इम्पॉसिबल होगा क्योंकि स्टोरेज साइज हम ऑलरेडी उसको ट्वाइस दे रहे हैं, तो ओवरफ्लो का कोई चांस नहीं है। Also, the carry and overflow flags are set if upper half of the product is not a sign extension of the lower half। ठीक है, अगर साइन एक्सटेंशन नहीं हो रही तो फिर ये हमारे कैरी और ओवरफ्लो फ्लैग में वो सेट हो जाएंगे। ये हम एग्जांपल में जाके ये बात और क्लियरली देखेंगे। You can use this information to decide whether to ignore the upper half of the product। लास्ट में भी जो हम अगर गौर करें तो अगर जीरोज आ रहे थे, इसका फायदा क्या है? इस कैरी फ्लैग के इंडिकेशन से हमें पता चल रहा है कि ये अपर हाफ में है ही सारे जीरोस। तो अगर हम EDX को इग्नोर भी कर दें तो हमारा प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। इसी तरह से अगर यहाँ पे भी साइन एक्सटेंशन नहीं हो रही तो इट मीन्स अपर हाफ में कोई चीज़ नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो कैरी फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग को हम देख के ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अपर हाफ में कोई डाटा प्रोडक्ट से आया है या नहीं आया, तो उसको फिर डिस्कार्ड किया जा सकता है। Two operand formats: the two operand version of MUL instruction stores the product in the first operand which must be a register। ठीक है, तो सेकंड टू ऑपरेंड के अंदर ये हमें एडवांटेज है कि अब हम बाय डिफॉल्ट जो है वो किसी EX AX इनको यूज़ नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा डेस्टिनेशन हमारी मर्जी के रजिस्टर में प्रोडक्ट सेव हो, तो उसके लिए हम टू ऑपरेंड को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो डेस्टिनेशन ऑपरेंड होगा ये हमेशा रजिस्टर होना मस्ट है। ये अगर हम मेमोरी ऑपरेंड देंगे, इमीडिएट वैल्यू देंगे तो ये नहीं चलेगा, एरर देगा। तो ये वाला है हमारा फर्स्ट ऑपरेंड या डेस्टिनेशन ऑपरेंड, इस केस के अंदर रजिस्टर होना मस्ट। दिस सेकंड ऑपरेंड या मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं, कैन बी ए रजिस्टर, मेमोरी ऑपरेंड और इमीडिएट वैल्यू। ये हमारे तीनों जो हैं, ये जो सेकंड ऑपरेंड जो है ये मेमोरी भी हो सकता है, रजिस्टर भी हो सकता है या इमीडिएट वैल्यू भी हो सकती है। टू ऑपरेंड फॉर्मेट के अंदर हमें एडिशनल एक चीज़ और मिल गई कि हम अपनी मर्जी के मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर दोनों दे सकते हैं। लेकिन जो मल्टीप्लिकेंड है यानी फर्स्ट ऑपरेंड है वो हमेशा रजिस्टर होना चाहिए, और सेकंड ऑपरेंड हमारे तीनों में से कुछ भी हो सकता है। रजिस्टर भी हो सकता है, मेमोरी ऑपरेंड भी हो सकता है या इमीडिएट वैल्यू भी हो सकता है। ये इसके वेरिएंट्स हैं डिफरेंट, क्योंकि अगर 32 बिट का रजिस्टर है तो आगे हम इसे ये वैल्यूज भी दे सकते हैं। The two operand formats truncate the product of the length of the destination. If significant digits are lost, the overflow and carry flags are set। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम फॉर एग्जांपल दो 32 बिट के रजिस्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारा रिजल्ट नंबर जो है वो एक्सीड कर रहा है रेंज से, यानी हमने कहा कि 64 बिट तक चला जाता है, तो ये अपर हाफ को ट्रंकेट कर देगा, उसको ख़त्म कर देगा। अगर इस तरह का केस होगा तो डिजिट्स लॉस्ट होंगे हमारे, ठीक है, लेकिन कैरी फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग हाई हो जाएंगे, जिनको देख के हम बता सकते हैं कि हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं वो लॉस्ट हुए हैं। Be sure to check one of these flags after performing an IMUL operation with two operands। तो इनको देखना मस्ट है, इनको देखना चाहिए फ्लैग्स को, इनसे पता चल जाएगा कि हमारे जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो लॉस्ट हो रहे हैं कि नहीं लॉस्ट हो रहे हैं।
three operand format. The three operand format stores the product in the first operand. The second operand can be a 16-bit register or memory operand which is multiplied by the third operand. ठीक है, ये इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। फर्स्ट ऑपरेंड जो है वो हमेशा रजिस्टर होगा। ये दोनों हमारे हो सकते हैं रजिस्टर, ये वाला रजिस्टर या मेमोरी भी हो सकता है, इमीडिएट वैल्यूज भी हो सकते हैं। इसके अंदर हमारा सेकंड और थर्ड जो प्रोडक्ट है ऑपरेंड है वो मल्टीप्लाई होंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाइकेशन होगी और जो रिजल्ट आएगा वो फिर प्रोडक्ट जो आएगा वो फिर फर्स्ट ऑपरेंड में सेव हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट इसमें आएगा, जो रिजल्ट आएगा प्रोडक्ट का वो यहाँ पे सेव होगा, फर्स्ट ऑपरेंड के अंदर सेव हो जाएगा और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये दोनों फिर मल्टीप्लाई होंगे, जो आंसर आएगा वो फिर इसमें सेव हो जाएगा। अब इसकी हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं वन बाय वन, वन ऑपरेंड, टू ऑपरेंड, थ्री ऑपरेंड, इनको स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं क्या होगा। The following instruction multiply 48 by 4 producing 192 in AX। ठीक है, अब हम इसे प्रोडक्ट आसान होता है डेसिमल में करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 48 है हमारे पास नंबर, ठीक है, और इसे हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 4 के साथ, तो रिजल्ट जो आएगा वो 192 आएगा। ठीक है, हम कह रहे हैं कि इससे साइन मल्टीप्लिकेशन करनी है, दोनों साइन नंबर हैं, इनके साथ यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हम इंडिकेशन कर रहे हैं कि हमने साइन मल्टीप्लिकेशन करनी है। अगर साइन मल्टीप्लिकेशन करनी है तो उसके लिए फिर IMUL की इंस्ट्रक्शन यूज होगी। हम फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि हम सिंगल ऑपरेंड को यूज करना चाहते हैं, सिंगल ऑपरेंड वाले फॉर्मेट को। तो सिंगल ऑपरेंड अगर फॉर्मेट यूज करना है तो फर्स्ट नंबर जो होगा वो हमारा AL के अंदर ऑटोमेटिकली सेव होगा। ठीक है, और सेकंड जो नंबर है वो हमारा किसी भी रजिस्टर के अंदर या मेमोरी के अंदर सेव किया जा सकता है। उसने ये किया कोड के अंदर के मूव AL 48 कर दिया और मूव BL 4 कर दिया। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा ऑटोमेटिकली AX के अंदर सेव होगा, जो कि 192 है, या हेक्सा में बात करें तो 00C0 है। अब इसके अंदर जब साइन मल्टीप्लिकेशन या साइन अरिथमेटिक्स होती हैं तो ओवरफ्लो फ्लैग को देखा जाता है। अनसाइंड के केस में हम कैरी फ्लैग को देखते हैं। ओवरफ्लो फ्लैग हाई होगा क्योंकि इट इज नॉट ए साइन एक्सटेंशन ऑफ AL। ठीक है, AL की साइन एक्सटेंशन नहीं है, प्रोडक्ट जो हमारा है वो ठीक है और उसमें साइन एक्सटेंशन नहीं है, तो फिर क्या ओवरफ्लो फ्लैग हमारा सेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे साइन एक्सटेंशन होती तो फिर ये क्या है, ओवरफ्लो फ्लैग 0 हो जाना था। ठीक है, इसकी एग्जांपल के ओवरफ्लो फ्लैग 0 कब होगा ये हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर। The following instructions multiply 4 by 4 producing 16 in AX। ठीक है, अब हम नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको -4 ले लेते हैं। ठीक है, हम नेगेटिव नंबर लेते हैं, +4 नहीं लेते, -4 लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट सिंगल ऑपरेंड यूज कर रहे हैं तो AL में हम -4 को मूव कर देते हैं और BL में हम 4 को मूव कर देते हैं। ठीक है, जब इन दोनों नंबर्स को हमने मूव किया तो रिजल्ट आएगा -16, एक नंबर नेगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है। जब इस तरह की मल्टीप्लिकेशन हो तो हमें मैथमेटिकली पता है कि हमारा रिजल्ट नेगेटिव नंबर आएगा। नेगेटिव नंबर के केस में हमारा जो, अगर हम कन्वर्जन करें 16 की, तो जो रिजल्ट आएगा वो सेव होगा, एक तो पहली बात AX के अंदर सेव होगा, और जो रिजल्ट आता है वो अगर एग्जाम में करें इसको कन्वर्ट तो FFF0 आता है। ये था बेसिकली F0, लेकिन क्योंकि X में फिट करना था तो उसने यहाँ पे 0 से फिल नहीं किया पर आपको, बल्कि F से यानी 1 से फिल कर लिया। F मीन्स 4 1s, 1 से फिल कर लिया, इट मीन्स उसने साइन को एक्सटेंड कर दिया है। जब भी साइन एक्सटेंशन होगी तो ओवरफ्लो फ्लैग 0 हो जाएगा, तो इस केस में ओवरफ्लो फ्लैग 0 होगा। ऊपर वाले केस में कोई साइन एक्सटेंशन नहीं हो रही थी तो ओवरफ्लो फ्लैग 1। ओवरफ्लो फ्लैग को देख के हम ये इंडिकेट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि
ओवर साइन एक्सटेंशन हो रही है या नहीं हो रही। एक और एग्जांपल देखते हैं। दी फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लाई 48/4 प्रोड्यूसिंग 192। ठीक है, वही बात है जो हमने लास्ट की थी, लेकिन अब हम इसे करके देखते हैं। दोबारा से करके देखते हैं। 16 बिट्स के लिए करके देखते हैं। ठीक है, लास्ट अगर मैं इसको बैक करूं स्लाइड को, तो लास्ट जो हमने ये ऊपर वाली एग्जांपल की थी, इसमें हमने कहा था 48 8 बिट का, 4b जो है वो 8 बिट का है। रिजल्ट हमारा AX में आया था। अब हम कह रहे हैं कि 48/4 है, लेकिन 48 हमारा जो है वो 16 बिट है और 4 भी 16 बिट का है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारा आएगा 00C0। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 00C0 रिजल्ट आएगा। लास्ट में ओवरफ्लो फ्लैग हमारा 1 आ रहा था। हम कह रहे थे कि कोई साइन एक्सटेंशन नहीं हो रही, लेकिन इस केस के अंदर अब ये मेरा DX में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। मेरा जो रिजल्ट आया था वो AX में पूरे का पूरा आ गया। 00C0 सेव हो गया। अब DX मेरा जो है वो एम्प्टी है, इसमें गार्बेज वैल्यूज पड़ी हुई हैं। तो जब IMUL करेंगे तो जो ये फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस को वो इस चीज़ से फिल करेगा। अगर MUL होगा सिंपल, IMUL नहीं होगा, सिंपल MUL यानी अनसाइंड होगा, तो ऑटोमेटिकली ज़ीरो से फिल कर देगा। जब एक्स्ट्रा स्पेस होगी, ये डिजिट्स फ्री होंगे और IMUL कर रहे होंगे, तो वो फिर उसको साइन से एक्सटेंशन करेगा। इस केस में हमारा आंसर पॉजिटिव है, तो वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो से कर देगा एक्सटेंड। अगर नेगेटिव आंसर होता है प्रोडक्ट का, तो फिर उसने 1 से या F से इसको फिल कर देना था। तो इस केस में हमारे ये जो फ्री स्पेस है, इसमें साइन एक्सटेंशन हो रही है, और जब भी साइन एक्सटेंशन होती है तो ओवरफ्लो फ्लैग 0 होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, साइन एक्सटेंशन अगर होगी तो ओवरफ्लो फ्लैग 0 होगा। अगर साइन एक्सटेंशन ये अगर नहीं होगी तो ओवरफ्लो फ्लैग 1। ठीक है, साइन एक्सटेंशन होगी तो ये 0 हो जाना है। तो यहाँ पे साइन एक्सटेंशन हो रही है तो ओवरफ्लो फ्लैग 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एक एग्जांपल में देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन परफॉर्म 32 बिट साइन मल्टीप्लिकेशन प्रोड्यूसिंग दिस रिजल्ट। ठीक है, अब एक 32 बिट का नंबर है, काफ़ी लेंथी नंबर ले लिया हमने। ठीक है, 48,000 4,82,000 समथिंग है, 423 है। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारे पास ये आता है। प्रोडक्ट जो है वो ये है। सिंगल ऑपरेंड अगर यूज़ करें तो दो 32 बिट के जब नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो उसका फर्स्ट ऑपरेंड एक तो EX में होगा, सेकेंड ऑपरेंड कोई भी हो सकता है, और जो रिजल्ट आएगा वो EDX EAX में आएगा। यानी एक हाफ उसका EDX में होगा और सेकेंड हाफ उसका EAX में होगा। तो EAX हमारे पास ये है माइनस, इसको हम माइनस ले लेते हैं ताकि माइनस वाले को भी देख लें इसको। ठीक है, -423 से हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, रिजल्ट हमारा आ जाएगा EDX EAX में। अगर हम इसका कन्वर्जन करें प्रोडक्ट का हेक्सा के अंदर, तो हेक्सा के अंदर हमारे पास ये रिजल्ट आता है। ठीक है, अब ये अगर हम अपर हाफ को देखें तो सारे F से हमने रिप्लेस किया है, क्योंकि इसके अंदर साइन एक्सटेंशन करनी पड़ी। हमारा आंसर इसके अंदर आ गया था पूरा EAX में, लेकिन EDX में वेट्स जो है वो फ्री पड़ी थी, उनको फिर F से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि इसका आंसर जो आ रहा है वो नेगेटिव नंबर आ रहा है। तो नेगेटिव नंबर में साइन एक्सटेंशन के लिए हमें 1s लगाने होंगे लेफ्ट साइड पे, या अगर हेक्सा में बात करें तो हम इसे F से फिल करेंगे फ्री स्पेस को। तो नेगेटिव नंबर क्यों आ रहा है? क्योंकि एक नंबर -423 है और एक +48,000 है, तो एक नेगेटिव नंबर हो तो आंसर नेगेटिव आता है। इसके अंदर साइन एक्सटेंशन हो रही है, जब भी साइन एक्सटेंशन होगी तो ओवरफ्लो फ्लैग 0 होगा।
ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास एक कोड है जिसके अंदर 2 ऑपरेंट फॉर्मेट्स को उसने डिमॉन्स्ट्रेट किया है। इसके अंदर उसने सारे सिनेरियोज दे दिए हैं 2 ऑपरेंट के, 16 बिट, 8 बिट, 32 बिट, सारा कुछ एक ही के अंदर चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। तो आई एम यू एल को देख रहे हैं और 2 ऑपरेंट को हमने देखना है। तो आई एम यू एल के लिए हमें 2 नंबर चाहिए जो कि दोनों ही हमारे पास साइन नंबर होने चाहिए। तो एक उसने वर्ड बना लिया 4 का और एक उसने डी वर्ड बना लिया है 4। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम मूव कर लेते हैं ए एक्स में -16 और बी एक्स में 2 को। ठीक है, अब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। वी वांट टू मल्टीप्लाई -16 मल्टीप्लाइड बाय 2। रिजल्ट जो आएगा वो -32 में आएगा। अगर 2 ऑपरेंट को यूज़ करें तो हम लिखेंगे आई एम यू एल बी एक्स ए एक्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेंड है और ये मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लिकेंड बाद वाला होता है, तो ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट आएगा वो हमारा -32 बी एक्स में सेव हो जाएगा, क्योंकि दिस इज योर डेस्टिनेशन। इसी तरह से इस यहाँ पे इमीडिएट वैल्यू भी आ सकती है, यानी हम आई एम यू एल बी एक्स 2 भी लिख सकते हैं। सिंगल ऑपरेंट के अंदर हम लोग इमीडिएट वैल्यू नहीं दे सकते थे, लेकिन इसके अंदर हम दे सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी हम सेकंड ऑपरेंट को इमीडिएट वैल्यू दे सकते हैं। फर्स्ट ऑपरेंट मस्ट ऑलवेज बी रजिस्टर। पहला ऑपरेंड हमेशा इसमें रजिस्टर होना चाहिए। बी एक्स में पहले पड़ा था -32, उसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो -64 हो जाएगा और ये रिजल्ट बी एक्स में सेव हो जाएगा। नेक्स्ट, इसे मेमोरी ऑपरेंड से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, यानी हम लिख सकते हैं आई एम यू एल बी एक्स वर्ड 1। वर्ड 1 4 था, हम 4 से भी इसको मल्टीप्लाई इमीडिएट वैल्यू से भी कर सकते हैं, रजिस्टर से भी कर सकते हैं और मेमोरी से भी कर सकते हैं। अगर हम 32 बिट की बात करें, मूवी एक्स -16 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा -16। ठीक है, ये क्यों आ रहा है -16? क्योंकि हमारे जो अपर हाफ है वो बिट्स जो है वो ट्रंकेट हो रही हैं, इसके अंदर पूरा फिट नहीं हो रहा प्रोडक्ट, तो अपर हाफ हमारा जो है वो डिलीट हो जाएगा। ई बी एक्स में 2 को रिमूव किया, ई बी एक्स मल्टीप्लाइड बाय ई एक्स। ई एक्स में -16 था, वो 2 से मल्टीप्लाई होगा और रिजल्ट हमारा ई बी एक्स में सेव हो जाएगा। इसी तरह से ई बी एक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, यानी 32 बिट के ऑपरेंड में भी हम सेकंड को इमीडिएट से भी कर सकते हैं और मेमोरी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसने इसकी सारी पॉसिबल सिनेरियोज इस कोड के अंदर दे दिए, तो इसको रन करके हम चेक कर सकते हैं कि कैसे एम यू एल की इंस्ट्रक्शन जो है वो वर्क कर रही है। ओके जी, ये जो एग्जांपल है, द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस डेमोंस्ट्रेट 3 ऑपरेंड फॉर्मेट इंक्लूडिंग एन एग्जांपल ऑफ साइन ओवर फ्लो। ओके जी, अब हम चाहते हैं कि 3 ऑपरेंड्स को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 3 ऑपरेंड्स को किस तरह से, 3 ऑपरेंड्स की अगर फॉर एग्जांपल हम इंस्ट्रक्शन लिखें आई एम यू एल बी एक्स वर्ड 1 जो कि 4 है एंड -16, यानी हम 4 को, इसका मतलब ये होगा कि 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -16 से और जो आंसर आएगा वो सेव होगा पहले वाले ऑपरेंड में। इसमें फर्स्ट ऑपरेंड का काम सिर्फ डेस्टिनेशन ही है। फर्स्ट ऑपरेंड इसमें हमेशा रजिस्टर होगा, सेकंड ऑपरेंड हमारा मेमोरी हो सकता है या रजिस्टर हो सकता है, इमीडिएट वैल्यू नहीं हो सकता। थर्ड जो है हमारा वो कुछ भी हो सकता है। तो ये हमने जब मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट हमारा बी एक्स में सेव हो जाएगा। इसी तरह से अगर 32 बिट की बात करें तो ई बी एक्स 32 बिट का एक रजिस्टर ले लिया और एक डी वर्ड बनाया हमने डी वर्ड 1 के नाम से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो ई बी एक्स में सेव हो जाएगा। अगर हम ई बी एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है उसमें ओवरफ्लो फ्लैग हाई हो जाएगा। अगेन अगर हमारी जो है वो बिट्स जो है वो ट्रंकेट हो रही हैं या डिलीट हो रही हैं, साइज स्पेस कम है हमारी, क्योंकि प्रोडक्ट 32 बिट्स के प्रोडक्ट मैक्सिमम 64 बिट तक का जा सकता है।
और हम जो डेस्टिनेशन दे रहे हैं वो इसमें फिक्स कर रहे हैं कि 32 बिट ही हो। सिंगल ऑपरेंड का ये एडवांटेज था कि वो साथ दो लेता है, ई एक्स कॉलन करके ई बी एक्स लिखता है, दो दो रजिस्टर लेता है, तो वो 64 बिट की स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जब हम इस तरह से लिखते हैं 2 ऑपरेंड या 3 ऑपरेंड के अंदर, तो इशू ये है कि हम उसको लिमिटेड कर रहे हैं 32 बिट के ऊपर। तो प्रोडक्ट अगर 32 बिट से एक्सीड करेगा तो जो हमारी कुछ बिट्स हैं जो अपर हाफ होगा वो हमारी ट्रंकेट हो जाएंगी, तो वो चीज़ हम देख सकते हैं ओवरफ्लो फ्लैग। तो अगर इस तरह का सिनेरियो, तो ओवरफ्लो फ्लैग को लाजमी देखना है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो है वो अपर हाफ जो है वो ट्रंकेट हो रहा है या नहीं हो रहा। सिंगल ऑपरेंड के अंदर ओवरफ्लो फ्लैग का ये एडवांटेज है कि उससे हमें पता चल जाएगा कि साइन एक्सटेंशन हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, अगर ओवरफ्लो फ्लैग 1 हो, साइन एक्सटेंशन नहीं हो रही है, अगर साइन एक्सटेंशन हो रही हो तो फिर ओवरफ्लो फ्लैग 0 होता है। तो ये ओवरफ्लो फ्लैग साइन नंबर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अनसाइंड के मल्टीप्लिकेशन वगैरह के लिए कैरी फ्लैग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको साथ साथ देखा जाता है कि इन पे क्या इफेक्ट आ रहा है हमारी मल्टीप्लिकेशन की इंस्ट्रक्शन। इस लेक्चर के अंदर हमने MUL इंस्ट्रक्शन को डिटेल से देखा, ठीक है, और IMUL इंस्ट्रक्शन को भी डिटेल से देखा। मैंने एक असाइनमेंट भी देनी है आप लोगों को, असाइनमेंट नंबर 2। मैं आप लेक्चर यहाँ पे एंड हो गया, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। लेकिन असाइनमेंट जो है वो मैं इस पर भी लेक्चर में भी शेयर कर देता हूँ, और फिर इससे मैं सी ऑनलाइन पे अपलोड कर दूँगा, फिर आप लोगों ने वहीं पे सबमिट करवानी होगी। तो आज इंशाल्लाह मैं वो भी अपलोड कर दूँगा, साथ ही इसी लेक्चर के अंदर भी मैं भी शेयर कर देता हूँ। ये है जी असाइनमेंट नंबर 2। ठीक है, इसके अंदर हमने डिवीजन की इंस्ट्रक्शन भी यूज़ करनी होगी। ठीक है, ले वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आज वो भी भेज दूंगा। तो डिवीजन की इंस्ट्रक्शन और मल्टीप्लिकेशन की इंस्ट्रक्शन आखिरी 2 लेक्चर में हमारे पास हैं। ठीक है, तो वो जब देखेंगे लेक्चर, तो उसमें भी वो चीज़ें डिवीजन की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये अगेन उसी तरह से असाइनमेंट है, इस एक टास्क दिया गया है। ठीक है, इसको आपने असेंबली लैंग्वेज के अंदर परफॉर्म करना है, फिर मुझे रिजल्ट्स जो है और कोड जो है वो सेंड करना है, इसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, और इसके रिजल्ट्स को स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। ये करने के बाद मुझे एक रिपोर्ट भेजनी है सी ऑनलाइन के ऊपर वर्ड की फॉर्म में। इसके वही कंपोनेंट्स होने चाहिए जो कि लास्ट टाइम थे। इसकी जो डेडलाइन है वो 28 तारीख है, यानी कि तकरीबन 10 दिन है आप लोगों के पास। Greatest common divisor of two integer is the largest integer that will evenly divide both integers। ठीक है, ये हम मैथ के अंदर पढ़ चुके हैं कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है। इसका जो एल्गोरिदम है ये सी लैंग्वेज के अंदर मैंने दे दिया है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर किस तरह से करना है। एक फंक्शन बना हुआ है सी लैंग्वेज के अंदर, C++ के अंदर, कि कैसे इसको हमने करना है। इस फंक्शन को आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है असेंबली लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, और इसका प्रोग्राम लिख के फिर उसको डिफरेंट वैल्यूज दे के चेक करना है कि क्या ये हमारा जो प्रोग्राम है ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है इसको कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को फाइंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये जो 5-6 आप वैल्यूज लेके इसको रन करेंगे और रिजल्ट्स आएंगे, वो फिर रिजल्ट्स स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने हैं। ये सिंपल इसका टास्क है। ये डेडलाइन के अंदर 28 तक हम आप लोगों ने सबमिट करवानी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।